कि माउंट कैलाश सच में वहाँ पे ऐसे पोर्टल्स हैं, क्या सच में वहाँ पे टाइम चेंज हो जाता है? कैलाश के बारे में माना जाता है कि जितने भी हमारे हायर सोल्स हैं, जिन्हें हम गाइडिंग सोल्स मानते हैं, जितने भी हमारे सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषि कौन है? महादेव के शिष्य जी। जितने भी हमारे चिरंजीवी हैं, वो सब वहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं। जब कैलाश के जरिए आगे बढ़ गया उसके बाद क्या होता है? कभी देखा है किसी को जिनकी डेथ होने वाली हो और कुछ एक आध हफ्ता रह गया हो, क्या महसूस कर रहा होता है? ऐसे लोगों को देख पा रहा होता है जो फिजिकल बॉडी में नहीं है। तो हमारे सोल फैमिली में से कुछ लोग हमें यहाँ पर रिसीव करने आते हैं। हेवन है पर हेल है ही नहीं। एक्चुअली डेथ वाला कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु होती ही नहीं है। बागेश्वर धाम और प्रेमानंद जी को लोग क्यों इतना मानते हैं? हायर सोल ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर ना जन कल्याण के लिए नीचे उतरना है, लोगों को आईना दिखाना है, लोगों को सच के साथ आगे लेकर जाना है। उन्हीं में से एक सोल, एक हायर सोल हैं प्रेमानंद जी महाराज। वो यहाँ पर लोगों को हिलाने और जगाने आए हैं। निधिवन में रात को रुकना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ऐसा माना जाता है वहाँ पर रात को श्री कृष्ण आते हैं और वहाँ पर गोपियाँ भी होती हैं, जो जहाँ पर वो तुलसी के वृक्ष हैं वो रात को गोपियाँ बन जाती हैं। और वहाँ पर अगर कोई रात को रुक जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि उसकी या तो मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ से प्रसाद मत लाओ। मेहंदीपुर बालाजी जो है वो उतारे के लिए है, जो डार्क एंटिटीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं। वहाँ पर एक प्रेतराज महाराज का ऊपर मंदिर है। आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो एक जगह थी जहाँ पर आपने जो लिया है हाथ में उसको वहीं छोड़कर, पीछे छोड़कर, और आप आगे आ जाओगे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है। नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात करें अगर हम, तो एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद में वो उनको हॉस्पिटल लेकर आए, वो वेंटिलेटर पर थे, सब कुछ था कि नाउ शी इज नो मोर, जस्ट फॉर 15 मिनट्स एंड आफ्टर 15 मिनट्स शी बाउंस बैक। हाँ, उन्हें वो 15 मिनट्स ऐसा लगा सोल लेवल पे कि ये पता नहीं 5-6 साल शायद वो ट्रेवल टाइम उनका चल रहा है। इन अ नेगेटिव वे सबसे इनटॉलरेबल नेगेटिव एनर्जी किस टाइप की होती है? कि जहाँ वो पहले रहते थे, जहाँ पर उनकी बेटी का जन्म हुआ था, उस जगह पर वो जगह जो थी वो जगह ही ऐसी थी जहाँ पर एंटिटीज रहती थी। वो उनका स्पेस था, एंटिटीज का ही एरिया था। कोई ऐसा मंदिर हमारे ऑडियंस को बोल सके कि उन्हें जरूर जाना चाहिए? Hi Ritika ji, welcome to Beyond the Screen with me Shivi J. थैंक यू सो मच। हेलो शिविका, हाउ आर यू? I'm good, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी मिस्टीरियस और मिस्टिकल चीज़ों के बारे में। जब इस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं तो पहला सवाल आता है माउंट कैलाश के बारे में, कि माउंट कैलाश एक ऐसा पर्वत है जहाँ पे 4 धर्म उसको हर तरीके से अपने अनुसार उसे मानते हैं। जैसे हिंदुइज्म में उसे भगवान शिव का दर्जा दिया गया है, तो ऐसे ही क्या सच में वहाँ पे ऐसे पोर्टल्स हैं? क्या सच में वहाँ पे टाइम चेंज हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। कैलाश बेसिकली देखो, हमारा पूरा जो बॉडी में भी अगर हम देखते हैं तो 7 चक्र की बात करते हैं, 7 चक्रास। सबसे ऊपरी जो चक्रा होता है जिसको हम बोलते हैं कि जिससे हम कनेक्टेड होते हैं, और सोल इज कनेक्टेड, दैट इज क्राउन चक्रा। तो इस पूरे अर्थ का जो क्राउन सेंटर माना जाता है दैट इज माउंट कैलाश। अच्छा, तो डेफिनेटली वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं वो नॉर्मल सारे चक्रा से, आपकी बॉडी के क्राउन वाइब्रेशंस जो है बाकी सारे चक्रा से बिल्कुल डिफरेंट होगी। सिमिलरली माउंट कैलाश की जो वाइब्रेशंस है वो दुनिया के हर जगह से बिल्कुल डिफरेंट होगी। और वहाँ पर टाइम चेंज हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो कैलाश यात्रा करके आए हैं फिजिकली, मतलब बहुत आगे तो आप नहीं जा सकते बिकॉज वी आर नॉट अलाउड एज इन फिजिकल बॉडी में। जब तक हम हैं वी आर नॉट अलाउड टू एंटर, क्योंकि हम उस लायक नहीं है। द ट्रूथ इज दैट। लेकिन जो लोग गए हैं, थोड़ा जहाँ तक यात्रा करना उचित है या जहाँ तक माना गया कि यहाँ तक आप जा सकते हो फिजिकली, आपने अगर उनके एक्सपीरियंस शेयर जो उन्होंने किया है वो देखे होंगे, तो उसमें उन्होंने बोला है कि हमारे हेयर बहुत जल्दी ग्रो होने लग गए, नेल्स बहुत जल्दी ग्रो होने लग गए, हमारी एज बहुत जल्दी बढ़ने लग जाती है उस जगह पर। हैव यू हर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स? क्यों? क्योंकि हमारी ऊर्जा उस जगह की ऊर्जा को झेलने के लायक नहीं है।
ऐसे कोई भी जगह जहाँ पर हम एंटर करते हैं जो हमारी एनर्जी स्पेस से बहुत हाई एनर्जी होती है, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर बोला जाता है रात को रुकना मना है। हाँ। क्यों मना है? तो जब मैं इसकी बात करती हूँ ना, क्योंकि मैं श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे मन में पहली बात आती है निधिवन। निधिवन में रात को रुकना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ऐसा माना जाता है वहाँ पर रात को श्री कृष्ण आते हैं और वहाँ पर गोपियाँ भी होती हैं, जो जहाँ पर वो तुलसी के वृक्ष हैं वो रात को गोपियाँ बन जाती हैं। अच्छा। कभी आप जाकर देखना भी तो वो वाकई इतना मिस्टीरियस लगता है कि नीचे से वो जो तुलसी लगी हुई है, एक तो बहुत बड़ी बड़ी है और नीचे से पूरी सूखी है, लेकिन ऊपर से सारी हरी सब पत्ते हरे हैं उसके। और वहाँ पर अगर कोई रात को रुक जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि उसकी या तो याददाश्त चली जाएगी, या वो बोलने में असमर्थ हो जाएगा, या फिर उसकी मृत्यु तक हो जाएगी। क्योंकि आपने जिस ऊर्जा को देख लिया एक्चुअली वो आपके लिए नहीं थी। अच्छा। इस वजह से आपके साथ में ये सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से कैलाश में जब आप जाते हो वहाँ की ऊर्जा बहुत हाई है। आप कॉन्शियस लेवल पर वहाँ पर जा सकते हो अगर आप अपना ईगो डिसॉल्व करने में सक्षम हो तो, नहीं तो वो भी नहीं जा सकते। और अगर फिज़िकली आप जाने की कोशिश करें तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ में होंगी। और ये बात भी सच है कि वहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट पोर्टल्स हैं। इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता है कि सोल की जर्नी जब यहाँ फिजिकल रेल्म पे ख़त्म होती है और जब एस्ट्रल रेल्म पे स्टार्ट होती है तो कैलाश के रास्ते से ही शुरू होती है। कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं जहाँ पे कहा जाता है कि हम जैसे ही कैलाश पर्वत के निकट जाते हैं तो मानसरोवर नदी जो है उसके पास जाते ही ओम की आवाज़ आती है, और इनफैक्ट ये नासा ने भी बोला है कि उन ओम की आवाज़ आती है। तो इसमें साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजी का बैलेंस। ओम तो है ही जो यूनिवर्स का साउंड है ना। ओम इज़ द साउंड ऑफ यूनिवर्स, इट इज़ अ साउंड ऑफ अवेयरनेस। तो जब आप कैलाश पे जा रहे हो, कैलाश जो है वो क्राउन सेंटर है ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, ऑफ दिस एंटायर अर्थ। तो वहाँ पर तो ये वाइब्रेशंस आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, फील होगा आपको। आपने बोला एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर हम लेमन टर्म्स में बात करें तो क्या आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ये रास्ते से हम गुजरते हैं, क्या होता है? शमशान के राजा कौन है? महादेव। कैलाश पे वास किसका है? महादेव। तो जो महादेव के बारे में बोला जाता है ना, आदि है ना अंत है, ठीक है। सेम सोल का ना आदि है ना अंत है। सोल हमेशा यहाँ पर अपना फिजिकल बॉडी में कुछ एक्सपीरियंस, कुछ कर्म पूरे करने, कुछ लेसन लर्न करने आती है। जब उसका वो टाइम या पर्पस इस बर्थ में पूरा हो गया, मैं जाऊंगी अपने बॉडी को चेंज कर, मतलब बॉडी मतलब वस्त्र चेंज करूंगी। फॉर सोल हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो हमारे क्लोथ्स हैं, तो मैं क्लोथ्स चेंज करूंगी। अब वहाँ तक जाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि मैं ये बर्थ छोड़ दूंगी और तुरंत दूसरे बर्थ में जंप कर लूँगी, ऐसा नहीं होगा। ये बर्थ छोड़ूंगी तो छोड़ने का रास्ता होगा कहाँ से? शमशान से होकर गुजरेगा। और शमशान के बाद में, जो कि शमशान के राजा महादेव को माना जाता है और कैलाश पे वास उनका होता है, मतलब ये सारी जो जर्नी होती है ना सोल की, ये सारा पूरा करवाते हैं महादेव। आप और कंफ्यूज हो रहे हो, मैं इसको और एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। कैलाश के बारे में माना जाता है कि जितने भी हमारे हायर सोल्स हैं, जिन्हें हम गाइडिंग सोल्स मानते हैं, जितने भी हमारे सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषि कौन है? महादेव के शिष्य जी। जितने भी हमारे चिरंजीवी हैं वो सब वहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं। फिजिकल लेवल पर नहीं, कॉन्शियसनेस लेवल पर, मतलब चेतना के रूप में वहाँ पर निवास करते हैं। और जब हम अपना शरीर त्यागते हैं और वापस चेतना रूप में आते हैं तो वही हमारे हायर स्पिरिट्स, हायर गाइडेंस, हमारे गाइडिंग एंजल्स हमको हेल्प करते हैं सोल जर्नी जो हमने फिजिकल बर्थ में पूरी की उसको समझने में, उसको रिव्यू करने में, क्या यहाँ पर रह गया, क्या करने आए थे, उस सब के बारे में एक तरीके से हम नोट्स बना रहे होते हैं कि वो ये करने आए थे और ये चीज़ें हमारी रह गई जी। अब हमें आगे का बर्थ कैसा डिज़ाइन करना है, ये इन सारे चीज़ों में जो हेल्प करते हैं वो हमारे वो हायर गाइडेंस होते हैं, हायर सोल्स होते हैं, जो कि कैलाश पर वास करते हैं।
इसीलिए बोला जाता है कि सोल का जो रास्ता है ना वो शमशान से शुरू होता है और कैलाश के ज़रिए आगे बढ़ता है। जब कैलाश के ज़रिए आगे बढ़ गया उसके बाद क्या होता है? जब हमारी डेथ होती है ना तो कई बार ऐसा अगर आपने किसी को लास्ट कुछ डेज में देखा होगा, कभी देखा है किसी को जिनकी डेथ होने वाली हो और कुछ एक आध हफ्ता रह गया हो, तब देखना कि वो ना जो भी व्यक्ति है जो अपने डेथ बेड पर है वो धीरे धीरे खाना छोड़ देगा, उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा, उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा। वो सिर्फ महसूस कर रहा होता है, और वो क्या महसूस कर रहा होता है, ऐसे लोगों को देख पा रहा होता है जो फिज़िकल बॉडी में नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि जब हम अपना शरीर छोड़ने वाले होते हैं और हम अपने सोल लेवल पर चेतना के साथ आगे बढ़ने वाले होते हैं, तो हमारे सोल फैमिली में से कुछ लोग हमें यहाँ पर रिसीव करने आते हैं। मैंने अपने खुद के घर में ये देखा है, जब मेरी ग्रैंड मदर उनकी डेथ होने वाली थी तो वो सारे ऐसे लोगों का नाम ले रही थी जो एक्चुअली यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करते थे, बट थे, मतलब इसी बर्थ में उनके साथ थे, बट अब यहाँ नहीं है। तो सोल लेवल पर मतलब वो उन्हें देख पा रही थी, वो फील कर पा रही थी। तो वहाँ से हमारे कुछ गाइडिंग एंजल्स होते हैं, मतलब हमारे सोल फैमिली के कुछ मेंबर्स जो हमको रिसीव करने आते हैं, और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। डेथ के बाद ना कुछ टाइम तक हमारा जो माइंड है, मतलब हमारे कॉन्शियसनेस कुछ टाइम तक रहती है। वो क्या कर रही होती है, जितने भी हम यहाँ से क्या लेकर जाते हैं, एक बात ही सोचो कि क्या हम यहाँ से पावर लेकर जाएंगे, कितने भी पावरफुल हो आप, नहीं, हम पीस लेकर जाएंगे। क्या हम यहाँ से रिलेशंस लेकर जाएंगे, नहीं, हम इमोशंस लेकर जाएंगे। तो वो कुछ टाइम तक, जब तक हम थोड़ा, हमारी बॉडी ख़त्म हो गई है बट हमारा माइंड अभी चल रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रिकलेक्ट कर रही होती है कि ये पूरा जो बर्थ जो हम करने आए थे उसमें हमने एक्चुअली क्या किया, कितना निभा लिया और कितना रह गया, वो कलेक्ट करके मेमोरी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अब मेमोरी के साथ में कैसे बढ़ते हैं, जैसे जब प्लेन क्रैश की बात होती है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या माना जाता है, ब्लैक बॉक्स। हाँ, उस ब्लैक बॉक्स में एक्चुअली वो उस प्लेन का पूरा डेटा होता है, क्या हुआ होगा, लास्ट मोमेंट्स कैसे होंगे। सिमिलरली जब हम चेतना के रूप में आगे बढ़ते हैं ना, तो वो छोटा सा ब्लैक बॉक्स हमारे साथ रहता है कि क्या किया हमने सारे बर्थ में, क्या करने आए थे, क्या रह गया, किसके साथ कैसा बिहेव किया, बस यही जाता है साथ में। हाँ। और खुद के साथ कैसा बिहेव किया। इसके बेसिस पे अब आगे का बर्थ हम डिसाइड करते हैं कि मान लो मैंने इस बर्थ में मुझे ये सीखना था कि मुझे बहुत सारी मेहनत करनी है, इस बर्थ में बहुत मेहनत करनी है, लेकिन समहाउ मैं यहाँ पर आकर वो मेहनत वाले लेसन को छोड़कर बाकी सब कर रही हूँ, भूल गई कि मुझे मेहनत करनी है, और मैं बैठ के कोस रही हूँ, भगवान ये मुझे कहाँ डाल दिया, मुझे थोड़ी मेहनत वहनत करनी है, मैं तो यहाँ पर मस्ती मारने आई थी। मतलब मैं बिल्कुल ही ऐसा एग्जाम्पल देकर आपको समझा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा इजी सोल जर्नी समझ में रह गया। वो पूरा बर्थ, मतलब एक बर्थ में अगर मेरा 65 साल का एज रहा होगा तो वो पूरे 65 साल जो मुझे यहाँ पर सीखना था, मेहनत करना, मैंने अपने वेस्ट कर दिए। अब मेरा वो टाइम आया जब मुझे इस बर्थ से आगे के बर्थ में जाना है, ठीक है। तो क्या होगा कि मैंने अपनी बॉडी छोड़ी, अब मैं अपनी सोल फैमिली के साथ हूँ जो मुझे रिसीव करना है, और वहाँ पर बैठ के उन्होंने मुझे याद दिलाया कि बेटा तुम तो ये करने गए थे ना, हाँ, यही छोड़कर आ गए। तब मेरा पूरा फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ कि वो जब मैं रिव्यू कर रही हूँ अपना बर्थ बैठ के, जैसे हमारे स्कूल में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद में कुछ टाइम का गैप होता है ना, जब आपका रिज़ल्ट आने वाला होता है, और वो रिव्यू पीरियड होता है कि क्या हमने लिखा था, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, कितना परसेंट मिलेगा। अब रिज़ल्ट तो डेफिनेटली आप जो लिख कर आ गए उसके ऊपर मिलेगा, रिव्यू से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वो रिज़ल्ट डिसाइड करता है कि अब आपको इसी 12th के सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट रिपीट करने हैं या अब आप कॉलेज के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो वैसा ही होता है, हमारी जो सोल फैमिली है वो हमारा एक्चुअली समर वेकेशन है। आपका क्वेश्चन था ना डेथ के बाद क्या होता है, डेथ के बाद एक्चुअली डेथ वाला कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु होती ही नहीं है, बॉडी छोड़ते हैं हम, ठीक है। ऐसा पुराणों में लिखा है ना कि आपको तेल में तलेंगे, ये होगा वो होगा, किसको तलोगे तेल में, बॉडी तो पहले ही जला दी, सोल को तो आप छू ही नहीं सकते, तो तलोगे कैसे। ऐसा नहीं है,
ये इसीलिए बताया गया ताकि आपके आचरण में आप थोड़ा सा बदलाव लाएं, इसी डर के साथ ही लाएं, लेकिन लाएं, क्योंकि आगे चलकर हमें अपना मुंह अपने प्रिंसिपल को, यूनिवर्स को, या हम माने कि हमारे जो गाइडिंग एंजल्स हैं, हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनको दिखाना है ना कि हम क्या करके आए, नीचे देखो। तो हेवन एंड हेल, हेवन है पर हेल है ही नहीं। सब कुछ है लेकिन यही है, दिस इज़ आवर स्कूल। अभी हम जहाँ बैठे हैं यही हमारा स्कूल है। अब सोचो कि आप एक क्लास में 12th में कम से कम 5 बार फेल हो गए, तो क्या आपको वही 12th जो पहली बार जब आप गए थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, मेरे सारे फ्रेंड्स साथ में हैं, दूसरी बार में चलो थोड़ा कम मज़ा आया बट ठीक है, हम अपने आप को समझाते हैं बेस पक्का कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन 5 बार क्या आपको वो हेवन लगेगा 12th क्लास? नहीं लगेगा ना हेल। तो ये वही जगह है जहाँ हम हेवन और हेल अपने लिए लाइफ खुद बनाते हैं, कोई और नहीं हमारे लिए हेवन और हेल क्रिएट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये कि हम जब अपना लाइफ देखेंगे, जब हमारा सोल अपने गाइडिंग एंजल्स के साथ बैठ के देखेगा कि हमने अपने लाइफ में क्या किया, तो हमको वापस भेजा जाएगा फॉर अ रीबर्थ। बिल्कुल, जैसे कंटिन्यू करती हूँ जो मैं आपको बता रही थी कि मैं यहाँ पर मेहनत करना सीखने आई थी, लेकिन वो छोड़कर मैंने सब कुछ सीख लिया, ठीक है, मेहनत करना नहीं सीखा। जहाँ जहाँ मेहनत करने वाले ऐसी सिचुएशंस आई, हमारी सोल फैमिली हमें क्रिएट करके देगी ना, क्योंकि उसी सोल फैमिली से कुछ फैमिली मेम्बर्स यहाँ हमारे साथ फिजिकल बर्थ में भी तो हैं। हाँ, तो वो हमारे साथ सिचुएशन क्रिएट करके देंगे। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से बोला कि बेटा हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तुम्हें खुद करना है, तुम्हें खुद करना है। सीखने की जगह मैंने उनको कोसना शुरू कर दिया कि कैसे पेरेंट्स हैं, आपका काम है मुझे देना, आप मुझे नहीं दे रहे हो। उनसे भी मैंने उनको भी कोसना शुरू किया, मैंने भगवान को भी कोसना शुरू किया कि ये क्या, क्योंकि मैं भूल गई क्या करने आई थी, और बार बार रिमाइंड कराने के बाद भी मैं उस लेसन को लेने के लिए या सीखने के लिए रेडी नहीं थी। अब मेरा टाइम ख़त्म हो गया, 65 की एज हो गई, मैंने अपनी बॉडी छोड़ दी और अब मैं अपनी सोल फैमिली में, सोल वर्ल्ड में वापस चली गई। जब रिव्यू करूँगी तब देखूँगी कि यही तो सीखनी थी, एक ही तो लेसन था जो मुझे सीखना था, यही नहीं सीखा तो दोबारा उसी लेसन को सीखने वापस आऊँगी। अब पहले शायद मुझे इस बर्थ में सुविधा मिली कि चलो मेरे पेरेंट्स सक्षम थे, उन्होंने, अगर मैंने मेहनत को नकार भी दिया तो भी किसी तरह मेरा लाइफ कट गया। लेकिन जैसे जैसे मैं इससे पीछे भागती जाऊँगी ना शिविका कि नहीं मुझे अभी भी नहीं सीखना, अभी भी नहीं सीखना, दोबारा 12th वाले पर आते हैं कि जितना आप अपने सब्जेक्ट से भागते जाओगे ना कि 1 साल और छोड़ देते हैं, एक बार और मेहनत नहीं करते, 5-6 साल में वही 12th से ज़्यादा मुश्किल क्लास आपको कोई नहीं लगेगी, सिचुएशन से ऐसी क्रिएट हो जाएंगी। सिमिलरली जब मैंने ये बिल्कुल ही डिनायल मोड पर आ गई कि आप कुछ भी हो जाए नहीं ही सीखना है, तब मैं एक बर्थ में ऐसे आऊँगी जब या तो मुझे मेरी ही फैमिली से अबंडन कर दिया जाएगा कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेहनत करना है और अपना गुजारा करना है, तब मैं सीखूंगी। इस तरीके से सोल जर्नीज डिसाइड होती हैं। कुछ सोल जर्नीज़ के बारे में लोग कहते हैं कि जब घर में नए बच्चे आते हैं तो कहा जाता है कि उनके पूर्वज आ गए हैं। ये सारी सुनी सुनाई कहानी क्या सच होती है कि कोई पूर्वज आ जाते हैं बच्चे के थ्रू? बिल्कुल सच होती है। बच्चा तो आपको दिख रहा है ना, है तो वो सोल ही, आने का रास्ता तो ढूंढेगा। देखो यहाँ पर ना हम अपने अनफिनिश्ड कर्मा पूरे करने आते हैं, तो किसी भी जरिए से आना तो है, तो हमारे लिए वो हमारा बच्चा है। अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ तो वो एक सोल है जिसको, जैसे मेरा बेटा है, मैंने उसको यहाँ पर लाकर कोई एहसान नहीं किया है, वो मैं सिर्फ उसका एक जरिया बनी, वो आया अपनी जर्नी कंप्लीट करने हैं, उसकी जर्नी में मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, इस तरीके से मेरा उसके साथ में पर्पस अलाइन होगा। जैसे मान लो कि किसी बर्थ में, किसी एक बर्थ में मेरे ग्रैंडफादर कोई रहे होंगे, इस बर्थ में मेरे ग्रैंडफादर मेरा बेटा बनकर आ गए, हाँ। तो वो ये देखेंगे कि जो मुझे, मेरा जो चैप्टर अधूरा रह गया ना, हाँ। वो इसके साथ में, इसकी जो लाइफ की जर्नी चलेगी उसके साथ मेरा भी चैप्टर पूरा हो सकता है। तो वो आपके लिए आएंगे, ना कि अपने अनफिनिश्ड बिजनेस के लिए। वो अपने अनफिनिश्ड बिजनेस के लिए आएंगे, मेरे लिए नहीं आएंगे। अच्छा, मैं सिर्फ उनके उस बिजनेस में मेरा क्या रोल हो सकता है, इस तरीके से अलाइन हूँ। अच्छा, जैसे मुझे जब फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करना या मेहनत करना सीखना है, ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरे फैमिली ने ये अवेयरनेस, मेरे पेरेंट्स लेकर आए कि ऐसे तो नहीं सीखेगी, हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है,
तभी तो मेरा एक बर्थ ऐसा हुआ कि मेरे पैदा होते ही मुझे अबेंडन कर दिया गया कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सीखना ही पड़ेगा। तो हम एक्चुअली जब किसी को दोष दे रहे होते हैं, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया, वो वही करने आया है तुम्हारे साथ, वो तुम्हें यही सिखाने आया है, इसको सीखो। हम क्या करते हैं ना जनरली कि जब जैसे कोई हमें सांप ने काट लिया, तो हम इतने भी अवेयर नहीं हैं कि हम पहले ये देखें कि जहाँ पर सांप ने काटा है ना उसको हील करते हैं। हम पहले सांप को ढूंढने जाते हैं कि तूने मुझे काटा कैसे। वो हमारा बिजनेस नहीं है। हमें जो सांप काट गया, सांप आया ही हमें डसने था, हमें उसको हील करना था, सांप के पीछे भागना नहीं था। बट अगर आप मोटे तौर पर देखो तो मैं आप सब एक्चुअली सांप के पीछे भाग रहे हैं कि तूने मेरे साथ ये किया कैसे। बदला लेने थोड़ी आए हम यहाँ पर सीख कर सरेंडर और फॉरगिवनेस सीखने आए। सोल के लेवल पर जब हम बात करते हैं ना, तो कभी भी किसी सोल का जो पर्पस होता है वो मटेरियल गेन्स नहीं होता, वो सिर्फ सोल की ग्रोथ, एक ही पर्पस, एकमात्र पर्पस है हर एक सोल का। तो जितने हम यहाँ पर मटेरियल गेन्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हमें हमारी सोल ग्रोथ के लिए सीखना ज़रूरी है, इसीलिए कर रहे हैं। देखो कई बार ऐसी चीज़ें सुनी होगी कि कोई बहुत ही वेल्दी पर्सन बिल्कुल अपने पीक पर आकर ये छोड़ देता है कि अब मुझे संन्यास लेना है। ठीक है। और अगर पैसा कमाने में ही सारा सुख होता तो बुद्ध तो राजा थे ना, क्यों छोड़ दिया उन्होंने। तो सोल का पर्पस मटेरियल गेन्स कभी होता ही नहीं है, उसका पर्पस तो अलग ही चल रहा है, जिससे अलाइन होने में कई बर्थ निकल जाते हैं। सो हमें कई चीज़ें सिखाने के लिए जो भी हो रहा है हमारे साथ वो हमें सीखना है उससे, बट कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ से कंट्रोल है, जैसे कभी चोरी हो गई, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, लेट्स से आपका एक्सीडेंट हो गया, व्हाट अबाउट ऑल दीज पैरामीटर्स। अगर आपको किसी ने हर्ट किया तो उसका ये मतलब है कि पहले कभी किसी बर्थ में कुछ तो आपका उसके साथ में बकाया रह गया। जब आप सोल लेवल पर लेसन सीख रहे होते हो ना, तो आपकी कितनी भी आप पूजा कर लो, मंत्र चैंटिंग कर लो, वो लेसन उससे नहीं सीखोगे। वो लेसन सीखोगे तभी जब उतना पेन आप बैलेंस झेलोगे, लोगे अपने ऊपर। जैसे मान लो हस्बैंड कपल है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ठीक है। अब वाइफ कॉम्प्रोमाइज करते जा रही है, बट हस्बैंड अनअवेलेबल है इमोशनली, वो फिजिकली वो प्रेजेंट है, वो सारे कर्तव्य अपने निभा रहा है, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, सब देगा, लेकिन आपको वो इमोशनल सिक्योरिटी या इमोशनल इंटीमेसी आपके रिलेशनशिप में नहीं है। अब इसके लिए हम उसको दोष देना शुरू कर देते हैं कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। वैसा वर्षा किसी के भी साथ हो सकता है, जरूरी नहीं है वाइफ हस्बैंड के साथ भी ऐसा हो सकता है ना। हाँ। बट ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हम अपने पार्टनर को ना एक्चुअली कल्प्रिट बना देते हैं, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। थोड़ा सा शांति से बैठकर सोचो कि अगर ये ऐसे बिहेव कर रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। वो सोल आपको सिखाने आया कि कभी किसी बर्थ में ना तुमने अपने फैमिली के किसी मेंबर के साथ, या तो वो तुम्हारा बच्चा हो सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, या तुम्हारा पार्टनर हो सकता है, या तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है जो तुम पर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट था, तुमने उसको धोखा दिया, तुमने उसको चीट किया इमोशनली। अब मैं तुम्हारे लिए करूँगा सब, लेकिन ये इमोशंस का जो लेसन है ये तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। कि जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि अकेलापन क्या होता है, तब तक तुम्हें ये लेसन सीखोगे कैसे, जब तक तुम जैसे कोई पूजा करके नहीं सीख पाओगे ना, आपकी किसी ने मंत्र चैंटिंग कर ली, नहीं, ये सोल लेवल पर ये चीज़ें होती ही नहीं है। आप मंत्र चैंटिंग करते हो, उससे क्या होगा, क्या पाओगे, अपना आत्मिक शांति पाओगे, आत्मिक सुख पाओगे, लेसन थोड़ी ना लर्न करोगे। लेसन तभी लर्न करोगे जब आपने किसी को कोई पेन दिया, जितना तीव्र वो पेन था उतना तीव्र वो पेन आपके ज़िंदगी में आप झेलोगे, तभी वो लेसन कंप्लीट होगा, कर्मा फिनिश होगा। तो आप जो कह रहे थे कि
किसी ने अपने दोस्त के साथ लेट्स से या पार्टनर के साथ, वो इसी लाइफ में इमोशनली अनअवेलेबल रहे होंगे या पिछले लाइफ में कभी इमोशनली अनअवेलेबल हुए होंगे तभी उनके देखो, साथ ऐसा। जहाँ आप इस वक्त बैठे हो, आज से पहले का सब कुछ आपका पास्ट। हम्म इतनी जो जर्नी है सोल आपकी करके आगे आ गई, यहाँ बैठे हो, हाँ तो यहाँ से पीछे कभी भी। लेकिन एक बात तय है, हम्म अगर आज आप विक्टिम हो हम्म तो कहीं ना कहीं आप कल्प्रिट रहे हो, तब आज आप विक्टिम हो। कोई सोल्यूशन है कि किस तरीके से हम अपने जो पुराने सोल एनर्जीज को क्लेंस कर सके और हमें इतने लेसन्स अपने लाइफ में देखने ना मिले? इसके कोई सोल्यूशन हम भी यहाँ होता पर है? आते ही लेसन लर्न करने हैं। हम्म मान लो मैंने किसी का मर्डर कर दिया, अब हम्म मेरी सोल ने डिसाइड किया अब नहीं जाना मुझे, मैं तो मर्डर करके आ गई। हम्म ये सारी जो एक तरीके से ये मेरी लालच है या जो भी है ना, कि ये मुझे पनिशमेंट चाहिए ही नहीं इसके आगे, ये तब होगी जब मैं यहाँ पर इस डायमेंशन में फिजिकली ये सोच पाऊंगी। जब मैं सोल की लेवल पर चली जाती हूँ ना, तब मैं कॉन्शियसनेस की लेवल पे चली जाती हूँ, तब मैं अवेयरनेस की लेवल पे चली जाती हूँ। वहाँ जाकर मैं ये नहीं देखूंगी कि मुझे ये नहीं सीखना, जाओ रहने दो। वहाँ जाकर तो मुझे और जल्दी होगी कि वो ये तो बहुत मेजर एक स्टेप मैंने ले लिया अपनी लाइफ में, इसको तो मैं पूरा करके आऊँगी ही, और मैं वापस से बर्थ लूँगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जिसका मर्डर किया उसने मुझे उस समय माफ़ कर दिया कि ठीक है, इसको कार्मिक बॉन्ड को लेकर नहीं जाते, इसको यही कट कर देते, लेकिन मैं अपने गिल्ट से कैसे बचूंगी? उसके लिए तो मुझे आना पड़ेगा ना दोबारा बर्थ लेने। ये इस गिल्ट के लिए, इस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए कोई कितना भी पूजा कर ले, कोई कितना भी शिव भगवान की पूजा कर ले, जैसे लोग कहा जाता है कि अगर आप शिव भगवान की पूजा करो आपके सारे बुरे काम ख़त्म हो जाते हैं। कई सारे तीर्थ स्थल है जहाँ पे आप जाते हैं, जहाँ पे आपको एक मौका दिया जाता है। कुछ लोग कठिन रास्ते चलते हैं, हमारे इंडिया में हर तरह का तोड़ है, बट डू यू थिंक ये वर्क करता है? मैंने ना एक किसी की रीडिंग की थी, तो जब वो मेरे पास आए थे, नाउ ही इज़ नो मोर, जब वो मेरे पास आए थे तो वो 67-68 की एज रही होगी, बेड रिडन थे, और किसी ने उनको लाकर बैठा दिया होगा, क्योंकि कोई उनके पास करने वाला नहीं, देने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, कुछ नहीं था। ही वॉज ऑल अलोन, अ वेरी वेल्दी मैन, रिच जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि मैंने तो बहुत दान किए, बहुत दक्षिणा दी, बहुत लोगों की हेल्प की, बहुत लोगों को रोज़गार दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उनकी आधी जो बॉडी थी वो पैरालाइज्ड हो गई थी, खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, मतलब हर किसी पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। उनकी जब हम पास्ट में गए, हमने देखा, तो ये देखा कि यहाँ पर तो आपने फिजिकल ऊपरी लेवल पर दान पुण्य दक्षिणा दे दी, पढ़ा दिया, रोजगार दे दिया, सब कर दिया, लेकिन अंदर से जो पैसों को कमाने के लिए आप जो भी चीजें कर रहे थे, मतलब लोगों का पैसा इधर का उधर करना, अच्छा, उनके मतलब पता ही नहीं है, किसी को पैसे के लिए चीट कर लिया, अपने ही घर में अपनी ही फैमिली मेंबर्स को चीट कर लिया, पैसा लेकर भाग गए, उसका क्या, वो कहाँ निकलेगा? तो कई लोग जो आपको दिख रहे हैं ना कि बहुत दान कर रहे हैं, बहुत दक्षिणा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, वो मैं हर किसी पे ये कमेंट नहीं करूँगी, बट अपने आप से ये सवाल करो कि क्या आप वाकई उस रास्ते पर चल रहे हो जहाँ पर आपकी सोल कुछ सीख रही है, या आप अभी यहीं फंसे हुए हो नीचे वाले लोअर वाइब्रेशंस में? ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए। और अगर आप उस रास्ते पर हो ना, तो आप अवेयर हो। अगर आपके वाइब्रेशंस आप ऊपर के लेवल पर लेकर जा रहे हो, देन यू आर अवेयर। आपको पता है कि आपको अपने लेसन्स कैसे लर्न करने हैं, आपको अपना कर्मा कैसे फिनिश करना है, आपको कैसे बिहेव करना है। ये सारे जो कठिनाई है, जो जिसे हम बोलते हैं ना कि भगवान की पूजा करने से ठीक हो जाएगी, ये आपकी अवेयरनेस से ठीक होगी। इफ़ यू आर अवेयर, यू आर आउट ऑफ इट। इफ़ यू आर नॉट, आप करते रहो पूजा, कुछ नहीं होगा। ईश्वर आपको आकर ये नहीं बोलेंगे कि तूने इतने पाप कर लिए, चल मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं। एक बहुत अच्छी बहुत ही फेमस एक योगी रहे हैं, ये आपके कैलाश से ही संबंधित है। उनका नाम है शायद
मिलारेपा शायद, मुझे याद नहीं है, वो एक मॉन्क थे, लेकिन वो मॉन्क बाद में हुए। पहले वो एक बहुत प्रसिद्ध ब्लैक मैजिशियन थे। तो उन्होंने आउट ऑफ रिवेंज अपने कई फैमिली मेंबर्स को मतलब इतनी तकलीफ पहुंचाई कि उनकी डेथ भी हो गई, उनका घर भी लूट लिया आउट ऑफ रिवेंज, क्योंकि उनके साथ बचपन में ही हुआ था। बट व्हेन ही रियलाइज्ड, जब उनका गुस्सा शांत हुआ, जब उनका ईगो शांत हुआ, तब उन्हें लगा कि नहीं, अब मुझे फॉरगिवनेस के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने एक गुरु ढूंढा अपने लिए। गुरु ढूंढा तो गुरु ने उनके साथ में पहले क्या करना शुरू किया कि उनको कई सालों तक भूखा रखा या एक ही अन्न दिया, पत्थरों के उनसे घर बनवाए, घर तोड़वाए, फिर बनवाए, फिर तोड़वाए, ये दिखाने के लिए कि देखो तुम क्या करके आए, और जिनके तुमने घर तोड़े, जिनके तुमने मतलब लोगों, फैमिली मेंबर्स को अलग कर दिया, और भी जो भी पैसों का नुकसान किया, हेल्थ का नुकसान किया, वो कैसा लगता है वो पूरा फील करो। इतने कष्टों के बाद भी वो जो योगी थे उन्होंने हार नहीं मानी, वो सहते गए, करते गए। इसके बाद जब कई सालों की कठिन तपस्या हो गई, तब उनके गुरु ने कहा कि अब हो गया, अब तुम ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। और वो ध्यान के रास्ते कैलाश गए थे। कौन? चेतना के थ्रू वो कैलाश जाकर आए। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें उसके बारे में उसके बाद लिखी, पूरा आपको गूगल पर मिल जाएगा उनके बारे में जी। तो इफ यू आर प्योर, अगर आप अपना ईगो डिसॉल्व करने के लिए रेडी हो, अगर आप फॉरगिवनेस और सरेंडर के साथ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, तो आप जितने भी कष्ट अपने साथ लेकर आए हो ना, यहाँ पर ही सारे खत्म करके जाओगे, आगे नहीं लेके जाओगे। बट इफ यू आर नॉट, तो वही अवेयरनेस में आने के लिए आपको बार बार रीबर्थ तो लेना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि सब कोई जो जिस रास्ते पे वो चले, वो मॉन्क बन गए, उन्होंने चेतना की, वो माउंट कैलाश में भी वहाँ तक पहुँच गए अपने चेतना के थ्रू, पर ये आज के ज़माने में नॉर्मल लोग तो नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है। उन्होंने क्या किया, बहुत ही सिंपल सा था कि उन्होंने अपने ईगो को डिसॉल्व किया। हमारी सबसे बड़ी जो परेशानी होती है ना, सबसे बड़ी समस्या है मैं ही सर्वश्रेष्ठ, मैं ही सबसे बेहतर, मैं ही जीतूंगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम कौन होते हो जो मुझसे ऐसे बात करो। तो इन सारे सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, वो है मैं। अगर हमने अपना मैं छोड़ दिया, ईगो छोड़ दिया, तो आप दुनिया के किसी भी रिश्ते में, किसी भी कोने में, अपने घर के छोटे से कॉर्नर में बैठकर वहां पहुंच सकते हो, जहां एक्चुअली जिसके बारे में हम अभी बैठकर बातें कर रहे हैं। आपकी चेतना, आपको पता है हर व्यक्ति की चेतना, जब हम रात को डीप स्लीप में होते हैं तो हमारी सोल बॉडी को छोड़कर बाहर निकलती है। हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में एस्ट्रल ट्रेवल करता है, अगर आप जानते हो या ना जानते हो, बट आप करते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने अपने सपनों में, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने सपने याद रहते हैं, कि कोई ऐसे लोगों को देखा जो जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी जो हमें छोड़कर चले गए, बट वो हमें सपने में दिखे, सुबह उठकर हम रो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली हमारी सोल उस डीप स्लीप के बीच में बॉडी को छोड़कर गई और अपनी सोल फैमिली से मिलकर आई। ये कॉमन है, हर कोई एक्सपीरियंस करता है। हाँ। तब हम सुबह उठकर ना वो सिर्फ इमोशंस फील कर रहे होते हो, वो प्यार फील करते हैं हम, कि हम कहीं से वार्मथ लेकर आए, हम कहीं से वो प्यार दोबारा लेकर आए, हम सारी ब्लेसिंग्स दोबारा लेकर आए, हम वहाँ से मिलकर आए, बट कॉन्शियसली हमें वो सारी चीज़ें याद नहीं हो रही है। ट्रू। तो हर सोल, आप भी, अगर मैं आपकी भी बात करूँ ना, अभी 2 मिनट में मैं आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में लेकर जा सकती हूँ। और अगर आप प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, तो यहाँ पर बैठकर आप कैलाश ही नहीं, कई ऐसी चीज़ें देख सकते हो जो आपको लगेगा, बात करते हुए लगेगा, सुनने में लगेगा कि ऐसा थोड़ी होता है, बट एक बार उस डीप मेडिटेशन स्टेट पर जाकर देखो, आप कहीं पर भी एक्चुअली जाकर देख सकते हो कि क्या होता है। जैसे जिस अर्थ में हम बैठे हैं, इसके अलावा भी कई बिलियन अर्थ तो सिर्फ हमारी ही मिल्की वे में है, हमारी ही गैलेक्सी में है। हाँ। ठीक है। और आप मेडिटेशन के थ्रू जाकर, मेडिटेशन छोड़ो, चेतना के थ्रू जाकर देख सकते हो
लेकिन अब उस लेवल पे डीप मेडिटेशन में आपको जाना पड़ेगा। आपने ड्रीम्स की बात की कि हमारी एनर्जी ट्रैवल करती है। कई बार कुछ ऐसे भी ड्रीम्स होते हैं जिसके बारे में लेट्स से हम बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें उसी के सपने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई हैव टू गिव अ सर्टेन एग्ज़ाम, जैसे मुझे 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देना हो, या फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है, मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट है इस बिजनेस मीटिंग को कन्वर्ट करना इनटू अ प्रोजेक्ट, और मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ और मैं सपने भी रोज़ उसी के बारे में देख रही हूँ। बट इज़ दैट एस्ट्रल ट्रैवल और इज़ दैट No, that is सबकॉन्शियस? not. That is not astral travel. Hmm. आप this is your लालची man wants to achieve everything. Because we never wants कि हम अपनी लाइफ में फेल हो जाएं हाँ. और किसी और के थ्रू फेल हो जाएं, ये तो बिल्कुल नहीं चाहते हम। तो ये तो बहुत ही ऊपर के लेवल की बात हो गई कि हम जो चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम उसको सपने में देख रहे हैं। सपने में नहीं देख रहे होते वो हम एक्चुअली, ये जो अलग अलग चीज़ें, जब मैं आपको बोली हूँ ना एस्ट्रल ट्रेवल, वो डीप मेडिटेशन का एक, डीप स्लीप का एक फेज़ है। अच्छा। और कई बार जो हमें डर के सपने आते हैं या जो हमें क्यूरियोसिटी के कारण सपने आ रहे होते हैं, दैट इज़ एक्चुअली समथिंग गोइंग इन आवर बिटवीन आवर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो वो हमें वो ग्लिम्पसेस दिख रहे होते हैं। कई बार हमें सपने में चीखें सुनाई देती है, कई बार हमें अपने एग्जाम का, कई लोगों को अपने एग्जाम का रिजल्ट तक दिख जाता है। हाँ. जो कि होता है, दैट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो बहुत अलग अलग स्टेजेस हैं इसके, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सबकॉन्शियसली और आपको मैनिफेस्टेशन आपके ड्रीम के थ्रू दिखाया जा रहा है कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ में, अभी देखो। Which reminds me very funny dream I saw this morning कि कल मुझे कहीं सुबह सुबह उठ के जाना है 6:30 बजे, एंड मैंने आज ही वो सपना देखा कि मैं 6:30 बजे सुबह उठ ही नहीं पाई, इतनी ठंड में मैं जा ही नहीं पाई, क्योंकि आपको पता है बारिश हो रही है, ठंड है, बाहर का मौसम ऐसा है। तो ऐसा सपना जो आया कि मैं वो ड्रीम, मतलब कि मैं जा ही नहीं पाई। ऐसा सपना नहीं आया, आपने अपने आप को पहले ये समझा लिया शिविका कि नहीं जा पाऊंगी और आपके कॉन्शियस माइंड ने अपने सबकॉन्शियस को ये समझाना शुरू किया कि बेटा नहीं उठाना, मुझे नहीं जाना। ऐसा हुआ। कभी ट्राई करके देखना, आप जब सोते हो ना तो सोते टाइम से फेक इंटेंशन लेकर सो जाना कि मुझे ना सुबह 7 बजे या 6 बजे उठना है, बिना अलार्म के सोना, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको 6 या 7 बजे उठा देगा। हाँ. हम अपने आप को खुद ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना। जो हम बात कर रहे हैं हेल और हेवन की, यही तो है हेल और हेवन, हमारा कॉन्शियस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम कलयुग में हैं, यहाँ पर राक्षस और ईश्वर दोनों हम अपने अंदर लेकर चलते हैं, राइट? तो ऐसे प्रिपेयर नहीं करना है अपने आप को। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस क्या हमें फोर्स करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। लेकिन हमें हर किसी को खुद को मेडिटेशन के लिए ज़रूर फोर्स करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन आपको आपसे मिलवाता है, आपको खुद से जोड़ता है, आपको आपके अंदर के शिव तत्व से जोड़ता है। तो मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। एस्ट्रल एक्सपीरियंस जो है वो मेडिटेशन का एक पार्ट है, कि आपने यहीं पर फिजिकल रेल्म में बैठकर मृत्यु एक्सपीरियंस कर ली। दैट इज एस्ट्रल एक्सपीरियंस। और मृत्यु पीस लेकर आती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात करें अगर हम, तो हमने कई सारी कहानियाँ सुनी है, उन 2 मिनट में उनको अपने पूरे लाइफ की कुछ लोगों को फ्लैशबैक दिखता है, तो क्या ये सच है? और फिर वो वापस बाउंस बैक करते हैं? बिल्कुल ये सच है। और उसके बाद उनके जीवन जीने का पूरा नज़रिया बदल जाता है। जब भी आप किसी का नियर डेथ एक्सपीरियंस सुनो, उसके बाद देखना उनका जो उनको डिजीजेस भी रही होंगी वो भी क्योर होकर आ जाते हैं। ऐसी एक स्टोरी है आपके पास जो आपने कई इनफैक्ट देखी हो? कई हैं। और आज मैं जब अभी आपके साथ यहाँ शूट के लिए आ रही थी, तब भी मैं किसी से कुछ बात ही कर रही थी और उन्होंने किसी का नियर डेथ एक्सपीरियंस ही शेयर किया था। शायद आपका ये क्वेश्चन था, इसलिए मुझे ये किसी ने शेयर किया। तो ये 2001 की बात है, 2001 किसी का एक्सीडेंट हुआ। यहाँ का नहीं है, ये शायद यूएस या यूके कहीं का है। एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद में वो उनको हॉस्पिटल लेकर आए, वो वेंटिलेटर पर थे, सब कुछ था। तो वो 15 मिनट्स
का एक टाइम था जहाँ पर वो जो लेडी जिनके साथ ये हुआ उन्होंने एग्जैक्टली ये 15 मिनट्स बाद में आकर लोगों ने बताया कि 15 मिनट तुम ऐसा लगा, डॉक्टर ने बोला कि नाउ शी इज नो मोर, जस्ट फॉर 15 मिनट्स एंड आफ्टर 15 मिनट्स शी बाउंस बैक। हाँ, उन्हें वो 15 मिनट्स ऐसा लगा सोल लेवल पर कि ये पता नहीं 5-6 साल शायद वो ट्रैवल टाइम उनका चल रहा है, और उन्होंने कई ऐसे अपने लव्ड वंस देखे जो इस दुनिया में अभी नहीं है उनके साथ में। उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई ऐसा ईश्वरीय तत्व देखा उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं, बट बहुत प्यारा सा एक ऐसा गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे कलर्स, रेनबोज और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उनके लिए, कुछ मैसेजेस जो उनको शायद अब लाइफ में यहाँ पर चेंज करने के लिए मिले थे, अपने लोग जो उनसे बिछड़ गए थे, वो सब कुछ देखकर, और 15 मिनट में उनकी चेतना जागती है, वो अपने फिजिकल बॉडी में वापस आती हैं। और उसके बाद लोगों ने उन्हें बताया कि 15 मिनट, बट शी शेयर्ड दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि मैं 5-6 साल कहीं और थी, 5-6 साल कहीं और थी, और मुझे ये सारी चीज़ें, ब्यूटीफुल कलर्स, मैसेजेस और सब कुछ। उसके बाद उन्हें हेड इंजरी हुई थी, जिसके कारण डॉक्टर ने बोला था कि मुश्किल है इनका बचना, बट हम कोशिश करते हैं। तो ये उनकी कोई मेजर सर्जरी होनी थी। ये जो पूरा सीन हुआ ये उसी सर्जरी के बीच का था जहाँ पर डॉक्टर्स को लगा कि नाउ शी इज़ नो मोर, बट वो वापस आई। और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले थे हेड इंजरीज के कारण, जो डॉक्टर ने बोला था कि ये पक्का है कि ये होंगे, उसमें से एक भी कॉम्प्लिकेशंस अब उनके साथ नहीं है, अभी भी है वो, शी इज स्टिल अलाइव, बट अब जो है वो हीलर हैं, वो खुद एक बहुत बड़ी हीलर हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन था उनकी लाइफ का पूरी तरह से, जब वो उस रेल्म को देख कर आई। और उसके बाद यहाँ पर जब आप एक बार वो, एक ऐसा होता है ना कि आप चख कर आ गए वो चीज़, फिर आपको लगता है कि ठीक है, सब मोह माया है। सब मोह माया है एक्चुअली। जब हीलर की बात करें तो कैन हीलर्स सच में हमें हील कर सकते हैं, हमारे सोल को, हमारे पेन को हील करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि हर व्यक्ति अपने आप में एक हीलर है। आपको पता होना चाहिए कि आपको हील खुद को करना कैसे है। मैं जब अपने सेशंस लेती हूँ शिविका, तो मैं कभी किसी को ये नहीं बोला, ईश्वर की दया से आज तक नहीं बोला कि इसके बाद तुम्हें इतने इतने हीलिंग सेशंस लेने पड़ेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू आर द बेस्ट हीलर फॉर योरसेल्फ। ये कुछ चीज़ें हैं, इसको बस शुरू करो और रूटीन में करना, और देखना आप हील हो जाओगे। आपकी बॉडी आपसे बात करती है। आपके साथ में जितने भी फिजिकल पेन हो रहे हैं, जो आपको कई बार लगता है ना, मेरे बैक में बहुत पेन है, मेरे शोल्डर्स में बहुत पेन है, मुझे कोई बीमारी हो गई है, बड़ी से बड़ी बीमारी आपके इमोशनल पेन के कारण होती है। ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं, ऐसे कई केसेस से मैं अभी भी डील कर रही हूँ मेरे क्लाइंट से, रेगुलर क्लाइंट से। लेकिन इसके लिए कब तक आप किसी और हीलर को ढूंढते रहोगे? दैट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आप फिर से डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो। बेटर है आप इसको सुनो, आपकी बॉडी आपसे क्या बोलना चाहती है, और उसको हील करने की कोशिश करो। आपका क्वेश्चन था हीलर सच में हील कर सकते हैं? सच में हील कर सकते हैं। हीलिंग्स के लिए एनर्जी का यूज़ होता है, हम अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं टू हील योर एनर्जीज, और सिंबल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब हम हीलिंग्स में डीप में जाएंगे, खैर इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यस, अगर कोई हीलर वाकई, मतलब इट इज़ नॉट अबाउट आई एम क्वेश्चनिंग एनी हीलर, अगर वो वाकई में उस लेवल पर है, उतना सक्षम है, तो एनीवन कैन हील एनीवन। हीलिंग के थ्रू क्या कुछ हमारे कार्मिक लेसन्स जो हमें सीखना है वो कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये हीलिंग करेगा कौन? आपके कार्मिक लेसन, मान लो आपको कुछ सीखना है, तो वो मैं नहीं कम कर पाऊंगी, वो आप ही सीख के कम कर पाओगे। कार्मिक लेसन ना आपके सरेंडर और आपकी अवेयरनेस से पूरे होते हैं, कि हमने ये जिद छोड़ दी कि सारी चीज़ें हम खुद ही कर लेंगे, कि हम ही सर्वश्रेष्ठ, ईगो छोड़ दी। ये जब ईगो छोड़ दिया, मतलब आप अपने कार्मिक लेसन्स, जो आपको लगता है कि बहुत कष्ट है, उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर कम कर सकते हो। कई लोगों के साथ हुआ है। मैंने अपनी खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि चीज़ें मैं पूरी तरीके से सीख गई हूँ, नहीं, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, बट लर्निंग एवरी डे। तो कई ऐसे लेसन्स हैं लाइफ में, आप मानोगे नहीं, मेरे ज़िंदगी के
बहुत सालों से एक पैटर्न है कि मैं हर साल का आधा टाइम मतलब 6 मंथ्स हॉस्पिटल में गुजारती हूँ, अच्छा। या अपने लिए या किसी और के लिए। वो मेरे लिए तो बहुत कम होता है, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं अगर बीमार हूँ तो भी मैं वो रेस्ट नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मुझे कभी ना कभी किसी का निभाना होता है, करना होता है। ये मेरा लेसन है जो मैं यहाँ पे लर्न करने आई हूँ। तो अगर मैं अवेयर हूँ ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं उससे डिनाई नहीं कर रही हूँ कि मैं क्यों करूँ, और भी तो लोग हैं घर में। मान लो मेरे फादर, अभी लास्ट ईयर मेरे फादर की सर्जरी थी, नी सर्जरी थी। मेरे सिस्टर वहीं रहती हैं जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो मैं छोड़ सकती थी कि मैं क्यों जाऊँ, मेरी सिस्टर है तो वहाँ पर, वो देख लेगी। बट इसकी जगह मैंने चूज किया कि नहीं, दिस इज एक्चुअली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा चैप्टर है, ये मेरा लेसन है, ये मेरा पर्पस है जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, सेवा देना, खुद को बिल्कुल नीचा रखकर मुझसे ऊपर सेवा, तो ये तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो मैं उस डिनायल मोड में ना रह के हमेशा अवेयर मोड में रहती हूँ कि मुझे करना है, तो मैं जाती हूँ। और धीरे धीरे जो मेरे साथ में तकलीफ़ें चली हैं या चलती आ रही हैं या आगे आएंगी, आई नो उसकी इंटेंसिटी मैं कम कर लूँगी, बिल्कुल करूँगी, बिकॉज आई एम अवेयर, एटलीस्ट आई एम अवेयर। सो अगर आपके बिहेवियरल में भी कोई पैटर्न्स है ना कि आपको बहुत गुस्सा आता है, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता था पहले, मैं एरीज असेंडेंट हूँ। अच्छा। एरीज मतलब मार्स, तो मार्स तो गुस्से का कारक होता है। हाँ। तो मुझे, और ऊपर से एरीज असेंडेंट और मेरे फर्स्ट हाउस में मार्स ही बैठा है, तो मतलब कूट कूट कर गुस्सा, बट ये गुस्सा ही कंट्रोल करना सीखना था यहाँ पर। तो बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम, बट धीरे 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 बस गुस्से को कंट्रोल करके यहाँ पर आ गई। अब जब मैं वर्कशॉप्स ले रही होती हूँ या मैं सेशंस ले रही होती हूँ, जब मुझसे सेशन वाले लोग या जो मुझसे सीख रहे हैं बोलते हैं ना कि मैम आप बड़े काम हो, तो मुझे याद आता है ये कामनेस के पीछे ना बड़ी लंबी जर्नी तय की और इसी बर्थ में तय की है। तो ये सीखना था, ये सीख गए। तो ऐसे करते करते इफ यू आर अवेयर, जब मैं गुस्सा भी करती थी ना, एटलीस्ट मैं अवेयर थी कि मुझे गुस्सा आता है यार, क्या कर सकते हैं इसका, ये ऐसा ही है। अब ये अगर मैं इसको डिनाइल में कर लूँ कि मुझे थोड़ी गुस्सा आता है, तुम ही झूठ बोलते हो, तो मतलब आई एम नॉट अवेयर। अब जब मैं अवेयर ही नहीं तो मैं उसको ठीक कैसे करूंगी? ट्रू, यही क्वेश्चन था आपका, कैसे हील होगे? जब अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर पैटर्न्स, आप नहीं ठीक होगे। जो मेरे पास लोग आते हैं वो यही तो जानने आते हैं कि पैटर्न्स लेकर क्या आए हैं, अब इसके अकॉर्डिंग हमें अपने लाइफ में कौन से चेंजेस लाने हैं जिसके कारण हम अपनी इंटेंसिटी कम कर लेंगे। जैसे हम कई बार सफ़ेद रोशनी देखते हैं, पानी, आग, इस तरीके के सिंबल्स, तो ये क्या, क्यों देख रहे हैं हम ये? अगर आप आराम से बैठकर इसको डिकोड करो तो पानी क्या होता है? पानी मतलब इमोशंस, ठीक है? तो जब आपको पानी दिख रहा है ना, मतलब आपके अपनी लाइफ में कहीं ना कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं। अगर आपको आग दिख रही है ना, तो ये भी, आग भी एक फायर एलिमेंट की तरह हम ले सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि किसको किस रूप में वो दिख रहा है। जैसे जब मैं मेडिटेशन कराती हूँ और मैं उन्हें बस पानी बोलती हूँ, वो पानी का अलग अलग जरिया देखते हैं, कोई रिवर देख रहा है, कोई पॉन्ड देख रहा है, कोई झरना देख रहा है, डिपेंड करता है आपको किस रूप में वो दिख रहा है। तो बड़ा जेनरिक हो जाएगा, बट तब बस इतना समझो कि फायर एलिमेंट हमेशा आपको चक्रा से रिलेटेड होता है। ये वाटर एलिमेंट भी हो गया, फायर एलिमेंट भी हो गया। फायर तो आपके गुस्सा, आपकी डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है, वाटर आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और जब आप सफ़ेद रोशनी देख रहे हो, दैट इज़ द कनेक्शन टू वननेस। ओके, दैट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। हम हमेशा बोलते हैं ना कि जब आपका क्वेश्चन ले हो यहाँ पर, हाँ, कि जब मृत्यु होती है तब जब सोल एक टनल ऑफ लाइट के थ्रू ट्रेवल कर रही होती है, हाँ, तो वो टनल ऑफ लाइट इज दैट डिवाइन वाइट लाइट, ये रिप्रेजेंट करता है वाइट लाइट। अगर आप वो देख रहे हो, मतलब आप डिवाइनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। ईश्वर आपको साक्षात रूप नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको सिग्नल्स देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मरने वाली हूँ या मरने बिल्कुल वाला नहीं है। अच्छा, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं। इनफैक्ट अगर आप अपने ड्रीम्स में अपनी डेथ भी देख रहे हो ना, इसका भी मतलब है कि नाउ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, क्योंकि डेथ एंड नहीं है ना, डेथ इज अ ट्रांजिशन।
आपने ये बर्थ छोड़ दिया, आप दूसरे बर्थ में जाना है। अगर आपको डेथ दिख रहा है तो टेक इट एज अ सिग्नल कि यहाँ पर कुछ तो रिपीटेड चल रहा है जिसको छोड़कर अब आगे बढ़ना है। वन वर्ड आंसर देना है इसको इस बार आपको। लास्ट टाइम हमने रैपिड फायर किया था, इस बार वन वर्ड आंसर। मिस्टिसिज्म इन वन वर्ड। हायर कॉन्शियसनेस। कैलाश इन वन वर्ड। पीस। डेथ फील्स लाइक। डेथ फील्स लाइक। दिस इज अ डीप वन। Okay, new birth. Soul is. Everything. Fear actually is. Nothing. Silence means. Peace. Awakening feels like. Awareness. Karma is. Your friend. Shiva energy is the supreme energy. शेकिंग और ट्रेमरिंग प्रैक्टिसेस आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। आपको लगता है ये ट्रॉमा रिलीज करता है? बिल्कुल, दीज आर सोमेटिक मूवमेंट्स। आपके बॉडी में हर एक जगह पर जो तकलीफ होती है दैट इज आपने वो इमोशन या ट्रॉमा स्टोर करके रखा है। आपके ऑडियंस को मैं थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। इफ़ यू आर फीलिंग हैवी एट हार्ट तो इसको जोर से प्रेस करके टैप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका ट्रॉमा रिलीज होगा। ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ये बहुत पहले से चली आ रही है, हम अब सीख रहे हैं। ओके तो ये सोमैटिक मोमेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिस करवाई भी जाती हैं टू रिलीज, और ये आपको पूरी तरीके से हील कर सकती हैं। तो इनको सीखिए और प्रैक्टिस में लेकर आइए। टैप हाउ मेनी टाइम्स? जब तक आपको फील मतलब आप खुद आपको समझ में आएगा कि अब आपको रुक जाना है। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन करना है, जब तक वो आप हैवी फील कर रहे हैं इमोशनली खुद को, तब तक आप इस प्रैक्टिस को जारी रखिए। हो सकता है 1 वीक हो, 10 दिन हो, 1 मंथ हो, बट इसको कंटिन्यू करिए। ये तो मैं अपने रिट्रीट्स में करवाती हूँ। बागेश्वर धाम और प्रेमानंद जी को लोग क्यों इतना मानते हैं? इनमें क्या शक्ति है? प्रेमानंद जी महाराज को मैं खुद बहुत मानती हूँ। कुछ हायर सोल ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर ना जन कल्याण के लिए नीचे उतरना है, लोगों को आईना दिखाना है, लोगों को सच के साथ आगे लेकर जाना है। उन्हीं में से एक सोल, एक हायर सोल हैं प्रेमानंद जी महाराज। वो यहाँ पर लोगों को हिलाने और जगाने आए हैं। वो कभी किसी जाति के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। वो आपसे आपकी सोल लेवल पर, कॉन्शियसनेस लेवल पर आगे बढ़ने की बात करेंगे। वो यहाँ पर एक बड़ा पर्पस लेकर आए हैं कि बहुत सारे लोगों को सच्चाई के रास्ते पर आगे लेकर जाना है। ना वो आपसे कभी कोई दान की बात करेंगे, ना वो आपसे कभी कोई ईगो की बात करेंगे, ना वो आपको बोलेंगे। कई बार मैंने उनके सभा होती है, सभा तो नहीं, जो वो एकांत में भी बात कर रहे होते हैं, वो सुने भी हैं, लोगों के प्रश्नों के जवाब वो देते सुने भी हैं। कई लोग उनके पास गए हैं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, इसका इलाज बताइए। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि ये मैं नहीं बता सकता, बाबा थोड़ी बताएगा इसका इलाज, डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, लेकिन इनके विपरीत कई ऐसे लोगों ने मतलब अब मजाक बना दिया है स्पिरिचुअलिटी का। ये कुछ लोग हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं उनमें से एक, जो एक्चुअली ये दिखाने आए हैं कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है क्या, एक्चुअली अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है। धर्म ये थोड़ी है कि आप पैसा लूटने के लिए लोगों को ये बता दो कि मेडिकल साइंस कुछ नहीं है, तुम मेरे पास आओ, ये पानी पियो, इससे ठीक हो जाओगे, या तुम मेरे पास आओ, ये पान खा लो, इससे ठीक हो जाओगे। नहीं, धर्म वो सच्चाई दिखाना है कि बेटा डॉक्टर अपना काम यही, उसका डॉक्टर का काम ही है तुमको ठीक करना, इसमें बाबा का कोई रोल नहीं है। बाबा तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम अपने आप को प्योर करके धर्म के रास्ते पर चलोगे। प्रेमानंद महाराज जी वो एक डिवाइन सोल है। वो मतलब उनके बारे में तो बात करके भी मुझे गूज बम्स आते हैं। ही इज सच अ डिवाइन सोल। मुझे माफ़ करिएगा बट उस लेवल पर अभी मैं और किसी को नहीं मान पाती। कई ऐसे हैं जो धर्म गुरु के एक पद पर बैठे हैं, लेकिन वो अपने मैं से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे कई इंसिडेंसेस प्रेमानंद जी महाराज के साथ हुए, मतलब लोगों ने किए, उनको ही चैलेंज किया,
लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, चुप्पी साध ली, कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं। ये होता है पहचान सच्ची स्पिरिचुअलिटी की। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि सांप ने आपको डसा तो हम सांप को ढूंढने चले गए कि भाई तुमने हमें कैसे डसा। रादर हमने अपने आप को ही कि ठीक है तुमने मुझे डसा, मैंने ये ले लिया, पर मुझे इस पर रिएक्ट नहीं करना। ये सिखाते हैं प्रेमानंद जी महाराज। ही सच ब्यूटीफुल सोल। और मतलब आप ये मान सकते हो कि वो इस बर्थ रीबर्थ के चक्र से ऊपर उठ चुके। उन्हें कुछ नहीं लेना यहाँ से, कुछ नहीं देना यहाँ पर। लेना देना मतलब मैं मटेरियल टर्म्स में बात कर रही हूँ। उनका भौतिक मटेरियल लाइफ की तरफ तो कोई रुझान है ही नहीं। अब वो सिर्फ जो उनके पास में है, जो नॉलेज उनके पास है, जो विजडम उनके पास है, इज शेयरिंग दैट। इन रिटर्न वो आपसे कुछ नहीं ले रहे। वो अपना सब कुछ यहाँ पर ख़त्म करके आगे जाएंगे। और ऐसी सोल्स, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हम कलयुग में हैं तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी ऐसा कोई ना कोई उठकर ज़रूर आएगा जो आपको अवेयर करके जाएगा। कोई ऐसा मंदिर या ऐसी जगह जहाँ पे आप हमारे ऑडियंस को बोल सके कि उन्हें ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि आप वहाँ खुद गए और आपको कुछ महसूस हुआ या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आप में वो चेंजेस आए? मैं ऐसे एक टेंपल ज़रूर गई हूँ जहाँ पर मैंने बैठकर मेडिटेशन किया है। ज़रूर जाइए, आप भी ज़रूर जाइए। उत्तराखंड में एक जगह है कसार देवी टेंपल जी। उस जगह पर जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे ना, आपको लगेगा कि किसी दूसरे यूनिवर्स में आ गए हो आप। इतना खूबसूरत लगेगा वहाँ पर। ऐसा लगेगा कि धरती और आसमान एक जगह पर आकर मिल गए। तो वहाँ ज़रूर जाइए, वहाँ मेडिटेशन ज़रूर करके आइए। और ऐसे कई टेम्पल्स हैं जो बहुत पुराने बने हुए टेम्पल्स हैं। कई बार ऐसा हुआ भी है, मेरे ख्याल से सरिस्का के पास में एक बहुत पुराना शिव जी का टेम्पल है, महादेव का टेम्पल है। जब हम वहाँ मेडिटेशन करने बैठे थे, वहाँ पर एक रिट्रीट था हमारा, मतलब कई लोग, हम कम से कम 15 से 20 लोग थे। जब हम उस जगह पर मेडिटेशन करने बैठे थे तो हम उस मेडिटेशन के बीच में जो ग्लिम्सेस आ रहे थे ना, ये वहाँ की हिस्ट्री के आ रहे थे। वाह। ऐसी जगह पर आप मेडिटेशन करने बैठोगे तो कई एनर्जीज, पता नहीं पिछले किस युग की हिस्ट्री आपको दिखे। तो ज़रूर जाना चाहिए ऐसी जगह पर। अलौकिक कसार देवी टेम्पल तो ज़रूर जाइए मेडिटेशन करने। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ से प्रसाद मत लाओ, इसका कारण क्या है? मेहंदीपुर बालाजी जो है वो उतारे के लिए है। जो डार्क एंटिटीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ऐसी एंटिटीज़ का वहाँ पर उतारा होता है। तो अब तो खैर चीज़ें बहुत बदल गई हैं। मैं हर साल मेहंदीपुर बालाजी जाती हूँ। पहले तो ऐसा बिल्कुल था कि वहाँ पर प्रसाद मिलता ही नहीं था कि आप लेकर आओ, जी, देते ही नहीं थे। वहाँ पर एक प्रेतराज महाराज का ऊपर मंदिर है। आप नीचे मेहंदीपुर बालाजी जब बालाजी के दर्शन करोगे, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओगे, प्रेतनाथ महाराज का मंदिर है। वहाँ से एक थोड़ा आगे बढ़ोगे तो एक जगह थी जहाँ पर आपने जो लिया है हाथ में उसको वहीं छोड़कर, पीछे छोड़कर, और आप आगे आ जाओगे। पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है कि जो भी आप अपने साथ में लेकर आए हो या यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे आपको इफेक्ट होने वाला है, वहीं छोड़कर चले जाओगे। बट अब थैंक्स टू दी जो भी मॉडिफिकेशंस वहाँ पे चल रहे हैं, और अब वो भी एक रील वाली जगह बनती जा रही है जहाँ पर लोग एक्चुअली रीलें बनाने जा रहे हैं। तो अब चेंजेस हो गए हैं। अब आपको बाकायदा प्रसाद मिलेगा और आप उसको घर पर लेकर आ जाओ। लेकिन आपके व्यूअर्स को मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो जगह उतारा के लिए ही प्रसिद्ध है। आप वहाँ पर जाइए, आपको वहाँ अलग तरह की एनर्जीज फील होंगी। हैवी भी लग सकता है अगर आप इमोशनल वीक हो। इट डजंट मीन कि आपके ऊपर कोई बाधा आएगी, नहीं, बाधा तो वहाँ उतरती है। लेकिन वहाँ से प्रसाद लेकर मत आइए। तभी वहाँ पर आप संध्या आरती के टाइम पर जाएंगे तो कितने ही लोग आपको बाहर, जो मंदिर के बाहर एक से लोहे की बड़ी बड़ी सी लगी हुई है, दीवार बोल सकते हो आप, वहाँ पर खड़े रहते हैं। और जब तक आरती चलती रहती है इतने बेचैन रहते हैं वो लोग। ऐसी ऐसी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हो। मैंने पहले कई ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मतलब मैंने वहाँ पर ऐसा भी देखा है कि खंबे से कोई व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है पूरा उतनी देर जब तक वो आरती चल रही है। पहले ऊपर जो जगह थी, बालाजी नीचे थे, ऊपर प्रेतराज महाराज के, वहाँ वहीं पर ही बैठे रहते थे। अब लेकिन वो ख़त्म कर दिया, अब सब बाहर ही होता है।
जी, मैं भी गई हूँ वहाँ एंड जैसा कि आपने बोला कि हाँ, मुझे भी एक हेवीनेस फ़ील हुआ। हाँ। हेवीनेस फ़ील हुआ और थोड़ा देख के लोगों को परेशान भी हो रही थी मैं कि ये हरकतें ऐसी क्यों हो रही है, हाँ, वो वो थोड़ा जिनको डिस्टर्बिंग ये होता है। एंटिटीज़ जिनको हुँ, ब्लैक मैजिक से ज़्यादा एंटिटीज़ वाली हुँ। जो समस्या होती हैं, वो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। इन अ नेगेटिव वे सबसे इनटॉलरेबल नेगेटिव एनर्जी किस टाइप की होती है? क्या इन सोल्स को सच में किसी नेगेटिव एनर्जी ने पोज़ेस कर लिया है, इसीलिए वो इस तरीके से बिल्कुल उल्टे। होता है। देखो, जब जैसे हमें फ़ीवर होता है ना, तो हुँ, हमें डॉक्टर बोलता है ना कि 5 दिन लगेगा ठीक होने में। पहले 3 दिन होता था, अब 5 दिन होता है। 5 दिन लगेगा, आप दवाई ले लो तब भी 5 दिन तो लगेंगे ही ठीक होने में। बॉडी का ना एक सिस्टम होता है, जब आपके साथ में कुछ नेगेटिव हो रहा होता है, तो पहले आपकी बॉडी उससे लड़ती है, जिसे हुँ, हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, हुँ, ठीक है? डिफेंस सिस्टम होता है। लड़ते 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 कोई ऐसी बीमारी हो गई कि आप उससे लड़ते ही जा रहे हो, लेकिन वो बीमारी छूट नहीं रही। कहीं ना कहीं फिर आपका विल पावर वीक पड़ने लग जाता है, आपकी वो क्षमता कम हो जाती है, डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। वो एक स्टेज होता है जब कोई ऐसी हैवी या डार्क एंटिटी आप पर हावी हो जाती है। ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं। आपसे मैं एक केस स्टडी शेयर कर सकती हूँ यहाँ पर। एक मेरे पास में किसी के फादर आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्ची को कुछ तो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है और उसको वहीं असाइलम में रखा हुआ, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, असाइलम में रखा हुआ है। वो भी मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड, शायद वो है इंडियन सिटीजन, बट वो वहाँ रह रहे हैं। अब वहाँ से बच्ची जो जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बच्ची उनको एड्रेस बता रही है उस घर का जहाँ पर वो बिल्कुल बचपन में जाकर रहती थी। तो जब हमने उनकी रीडिंग की, उनकी एनर्जी इतनी हैवी थी क्योंकि कहीं ना कहीं उस डार्क एनर्जी से वो भी टच में थे। हाँ, और जब हम किसी की रीडिंग करते हैं तो हम भी उस एनर्जी स्पेस पे आ जाते हैं। हाँ। जब मैंने उनकी रीडिंग की तो मेरी पूरी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा लग रहा था करंट जैसा पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है। मेरा सर हैवी हो गया, मुझे चक्कर आने लग गए, मुझे समझ नहीं आ रहा था इनको संभालूं कैसे। मैंने उनको थोड़ा सा मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। फिर उनकी दोबारा रीडिंग की, तब वो चीज़ वो निकल कर आई कि जहाँ वो पहले रहते थे, जहाँ पर उनकी बेटी का जन्म हुआ था, हुँ। उस जगह पर वो जगह जो थी वो जगह ही ऐसी थी जहाँ पर एंटिटीज़ रहती थी। वो उनका स्पेस था, एंटिटीज़ का ही ओह! एरिया था। वहाँ पर ये रहने चले गए। एंटिटीज़ को भी जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर में अचानक से कोई आकर रहने लग जाए तो हम भी हुँ, थोड़े परेशान हो जाते हैं। हमें भी लगता है कब जाएँगे? बट हाँ। हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही वो कुछ कर नहीं सकती, वो आपको प्रेजेंस शो करती है कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। अब जब ये हमें या उन्हें समझ नहीं आया, तब वो इस स्थिति तक चले गए कि उस एंटिटी ने उस बच्चे को, उसकी उम्र जब ये सब कुछ हो रहा था तब 7-8 साल की रही होगी, उस बच्चे को ही अपने वश में कर लिया। क्योंकि बच्चा कितना समझ पाता और कितना उसका डिफेंस सिस्टम काम कर पाता, वो एक्सप्लेन भी नहीं ठीक से कर पा रहा था उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। अब इस सिचुएशन को डॉक्टर ने ये बोल दिया था वहाँ पर कि ये शी इज़ मेंटली इल, तो इन्हें हम असाइलम में रखेंगे क्योंकि आपको ये तकलीफ आपको परेशान करेगी। क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को मारती भी थी, मारने भी लगी थी, ओह! खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, पेरेंट्स को मार रही थी। हुँ, बट उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, उन्होंने किसी से दिखाया भी, कुछ कराया भी, धीरे 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 बच्ची कंट्रोल में आ रही है। ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं। एक ऐसा भी है, हो सकता है ये सुनने वाले को परेशान कर दे, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, ये सच है। ऐसा भी देखा है कि एक बच्चे ने अपने, बिकॉज दैट बॉय वॉज पोजेस्ड, हुँ। तो अपने मदर को ही ख़त्म कर दिया बिकॉज ऑफ दिस हेवी एंड डार्क एंटिटीज। तो इसका सीधा सा एक मतलब ये है कि आप उनके एनर्जी स्पेस में मत जाओ। और ऐसा करने वाले ज़रूरी नहीं है कि आप उनके एनर्जी स्पेस में गए हो तभी आपको परेशान करें। आपके ही जान पहचान के लोग हैं जो आपके ऊपर इस तरीके की क्रिया करवाते हैं, आज भी लोगों के साथ होती है। ये क्रिया करवाने वाले कई बार आपके जान-पहचान वाले ही हर लोग हो। बार आपके जान पहचान वाले हाँ। होते हैं, हर बार होते हैं। हुँ, जी। और जैसे ही उन्हें पता चल जाता है ना कि इन्हें पता चल गया कि मैंने करवाया है, तो वो उसकी तीव्रता बढ़ा देते हैं। अच्छा, तीव्रता बढ़ा देते हैं एंड उसी को ख़त्म करने के लिए फिर लोग अपनी लाइफ में लग जाते हैं कि हमें इस चीज़ को कैसे ख़त्म करें। कुछ बिल्कुल। लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को पता भी नहीं कुछ चलता है। लोगों को पता भी नहीं चलता। और आज के डेट में
एक्चुअली ऐसा भी हो गया है कि अगर आपकी लाइफ में कोई काम नहीं बन रहा है तो हमारा ध्यान पहले जाता है ब्लैक मैजिक की तरफ। ऐसा भी नहीं है, हर किसी पे नहीं हो हाँ। रहा, बट जिन पे हो रहा है वो उनकी शायद कुछ गलती यहाँ है भी नहीं, या रही है, या पीछे से कोई कर्म है जो वो निभा रहे हैं, यू नेवर नो, बट ये चीज़ें होती तो हैं। रितिका जी, आपने इतने इंसाइट्स दिए आज, ना कि बस एक कैलाश पर्वत से लेके पोर्टल्स या क्या होता है आफ्टर लाइफ, बट ऑल्सो अबाउट ब्लैक मैजिक एंड faith and belief, spirituality. So thank you so much for your time. Thank you so much for calling me again. Yes.